जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक पांडे है और आज हम लोग सीटेट सितंबर 2026 के लिए एसएसटी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट हम लोग 10 कंप्लीट कर लिए हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो बिना किसी देरी के सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। साथियों, ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से बनाए गए प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। ये सभी प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ हैं, तो आपको इसमें बहुत कुछ प्रैक्टिस सेट के साथ और भी अतिरिक्त फैक्ट जानने को मिलेगा। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न है कि बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला कि बुद्ध ने सिखाया कि यह जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है, जिसका कारण हमारी अत्यधिक तृष्णाएं यानी इच्छाएं हैं। ठीक है। दूसरा कथन है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा प्रकृति में दी ताकि सभी इसे समझ सकें। और तीसरा कथन है मेरे भाई कि बुद्ध के अनुसार हमारे कर्मों का फल केवल इस जन्म में ही मिलता है, मृत्यु के बाद नहीं मिलता। अब आपको ये बताना है कि जो विकल्प हैं उनमें से कौन से विकल्प सही हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, सत्य कथन बताना है। तो ध्यान से समझिए मेरे भाई, इसका सही जो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल पहला और दूसरा कथन हमारा सही है, तीसरा कथन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, तो आइए हम बात करते हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई, तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि बुद्ध ने सिखाया कि हमारे जो कर्म हैं, कर्मों का फल, चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे हों, हमारे इस जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे। इसलिए आपका तीसरा कथन गलत हो गया। और ध्यान रखिए मेरे भाई, परीक्षा के दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। वे शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे। मेरे भाई, ये बात आप जान लीजिए कि ज्ञान प्राप्ति उनको, बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। उन महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब से वो भगवान बुद्ध कहे जाने लगे और ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य या संबोधि कहा गया। साथियों, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना पहला जो उपदेश है वो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। ठीक है ना। और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। मेरे भाई, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे नोट कर लीजिए। साथियों, जहां भगवान बुद्ध का निधन होता है उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया बौद्ध धर्मों में, और वह स्थान है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। जहां महात्मा बुद्ध ने शरीर त्यागा वह स्थान कुशीनगर है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। साथियों, भगवान बुद्ध जब घर त्यागते हैं तो उसे बौद्ध धर्मों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। फिर से मेरे भाई एक बार और आप समझ लीजिए, भगवान बुद्ध जब घर से निकलते हैं, गृह त्यागते हैं, तो उसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। साथियों, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। महात्मा बुद्ध जब शरीर त्याग देते हैं तो उसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। साथियों, भगवान बुद्ध ने अत्यधिक लिप्सा या लालसा से मुक्ति पाने के लिए मध्यम मार्ग बताया, यानी आत्म संयम बताया उन्होंने। ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। बताइएगा, प्रश्न है कि उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर असत्य कथन की हम बात करें तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, यानी उपनिषदों में केवल राजाओं और क्षत्रियों को विचारों का संकलन है, महिलाओं और निर्धनों को इसमें विचार व्यक्त करने की पूरी तरह वंचित रखा गया था। ये बात बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये असत्य कथन है। ध्यान रखिए क्यों असत्य है, इसलिए क्योंकि उपनिषदों में
मुख्य रूप से ब्राह्मण और राजाओं के विचार मिलते हैं, लेकिन इसमें अपवाद भी है। महिलाओं में गार्गी जैसी विदुषियों ने राजसभाओं में शास्त्रार्थ किया। इसके अलावा सत्यकाम, जाबाल जैसे निर्धन व्यक्ति भी उपनिषद के प्रसिद्ध विचारक बने। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, जिन्हें उनके सत्य के प्रति लगाव के कारण गौतम नामक ब्राह्मण ने अपना शिष्य स्वीकार किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए यह कहना गलत है कि महिलाओं और निर्धनों को पूरी तरह से उपनिषदों से बाहर रखा गया, ये कथन गलत है। ध्यान रखिए मेरे भाई। साथ में आप ये जानिए, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना और ग्रंथों का अध्ययन करना। ठीक है। देखिए, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच का जो बातचीत है उसी का संकलन उपनिषद है। विद्यार्थियों और गुरु के बीच के बातचीत वार्तालाप को उपनिषद कहा गया है साथियों। देखिए, ध्यान रखिए मेरे भाई, उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो अस्थायी है और मृत्यु के बाद भी रहता है। उन्होंने इसे आत्मा कहा। ठीक है ना। आत्मा व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म जो सार्वभौमिक आत्मा है उसे ब्रह्म कहा। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें उत्तर वैदिक ग्रंथ की, तो उपनिषद उत्तर वैदिक काल के साहित्य का हिस्सा है। ऋग्वेद के बाद रचे गए ग्रंथों को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद। ठीक है ना। इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वेदों की संख्या 4 है। ठीक है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को वेदत्रयी के नाम से जाना गया है। क्या कहा गया है? वेदत्रयी। ये आपके एनसीईआरटी में भी है, वेदत्रयी कहा गया है। सबसे प्राचीन और पहला वेद है वो है ऋग्वेद, सबसे नवीन और बाद का वेद है वो है अथर्ववेद। ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म और वर्धमान महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। कथन दूसरा है कि महावीर ने अपनी शिक्षाएं प्राकृत भाषा में दी, जिसके कारण आम लोग भी उनके उपदेशों को आसानी से समझ सके। तीसरा कथन है कि जैन धर्म के अहिंसा के कड़े नियमों का पालन करना किसानों के लिए अत्यधिक कठिन था, क्योंकि अपनी फसलों की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। अब आपको ये बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, बताइए। 4 विकल्प आपके सामने हैं। सत्य कथन बताना है मेरे भाई। ध्यान रखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के सत्य कथन की, यानी राइट आंसर की, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी पहला, दूसरा और तीसरा हमारे सभी कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना। ध्यान रखिए मेरे भाई। देखिए, जब महावीर 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं और जंगल में रहने लगे। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त हुआ। साथियों, जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुआ है। जिन से बना है जैन शब्द, जिसका अर्थ होता है विजेता। कौन सा विजेता? यानी जिन्होंने इंद्रियों पर विजय पा लिया वो उसे जैन कहेंगे। ठीक है ना। देखिए, महावीर ने अपरिग्रह यानी धन वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का कड़ाई से पालन करने की शिक्षा दी। भिक्षुओं को अपने वस्त्र तक त्यागने पड़ते थे, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे दिगंबर कहा गया। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई। संघ और बौद्ध भिक्षुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से और दासों को अपने स्वामी से अनुमति लेनी होती थी। दूसरा कथन कह रहा है कि बौद्ध संघों में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए एक ही स्थान की संयुक्त व्यवस्था थी। तीसरा, कि संघ में प्रवेश लेने वाले भिक्षुओं के नियमों का संकलन विनय पिटक नामक ग्रंथ में किया गया है। अब आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर सत्य कथन की बात करें तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा ये 2 कथन हमारे सही हैं। बाकी ये जो संयुक्त रूप से महिला और पुरुष के रहने की व्यवस्था की बात है ये गलत है, ये कथन हमारा गलत है, इसलिए विकल्प बी हमारा सही हो गया। ध्यान रखिए, गलत क्यों है? क्योंकि बौद्ध संघों में पुरुष और महिलाओं के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। साथियों, बौद्ध त्रिपिटक मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ
बौद्ध धर्मों में 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। विनय पिटक, जिसमें संघ के नियम बताए गए हैं, कैसे रहना है, किस तरह से नियम को पालन करना है। सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। और अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक विचार हैं। बात समझ में आ रहा है साथियों? संघ में प्रवेश लेने वाले पुरुष और महिलाएं बहुत सादा जीवन जीते थे। उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी कहा गया, यानी साधु। देखिए, साधु और भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है भिक्षु और भिक्षुणी साथियों, क्योंकि वे भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे। और भिक्षु भिक्षुणियों के अस्थायी निवास के लिए बनाए गए शरण स्थलों को बिहार कहा गया। ठीक है ना? क्या कहा गया? बिहार कहा गया। शुरुआत में बिहार लकड़ी और बाद में ईंट और फिर पत्थरों के बनाए जाने लगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि भारत की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनें। और कथन है कि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। कारण है कि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए मेरे भाई, हमने आपको बताया था जब भी कथन और कारण वाले प्रश्न आपके सामने हो तो आपको कथन और कारण के बीच में लगाना है क्योंकि। ठीक है ना? जैसे देखिए, कथन पढ़िए। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है क्योंकि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। अब साथियों, अगर कथन के बाद क्योंकि लगाने के बाद सही उत्तर तक आप पहुंच गए, यानी उस कथन का जवाब कारण हुआ, तब तो कथन कारण की व्याख्या करेगा। अगर कथन का जवाब कारण नहीं हुआ तो कथन कारण की व्याख्या नहीं करेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मेरे भाई कि हो सकता है कभी कभी कथन सही हो, कारण भी सही हो, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा हो, दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाता हो। ठीक है ना? कभी कभी ये होता है कि दोनों में सिर्फ एक सही हो। तो अब यहाँ देखिए, हमने जब कथन और कारण के बीच क्योंकि लगाया तो हमको कथन का जवाब नहीं मिला, कथन का जवाब नहीं मिला। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये भी बात सही है कि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, आर सही है और ए भी सही है। मतलब भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। तो ए वाला भी कथन सही है, आर वाला भी सही है। अब हमको ढूंढना ये है कि क्या आर ए की व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो जब हमने कथन और कारण के बीच में क्योंकि शब्द लगाया तो हमें उत्तर नहीं मिला, कारण बता नहीं पा रहा है कि 3 श्रृंखलाओं में बांटने का कारण क्या है। इसलिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बात क्लियर हो रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है ना? कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जब हमने कथन से पूछा क्योंकि तो कारण जवाब नहीं दे पाया, इसलिए कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। बात क्लियर हो रहा है ना मेरे भाई? अगर आपको ये समझ आ रहा हो तो ज़रा कमेंट करके बताइए और अपना एक लाइक करके बताइए कि हाँ, आपको ये सेशन समझ आ रहा हो, आपको इस समझ आ रहा है। और मेरे भाई यकीन मानिए, एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है ना? क्योंकि जो भी प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं। आप जानते हैं जो सीबीएसई सीटेट का एग्ज़ाम लेती है वो एनसीईआरटी से बाहर जाती ही नहीं है। एनसीईआरटी पूरा एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन प्रश्न को उठाया जाता है। ठीक है ना? आप पीवाईक्यू उठा करके देख भी सकते हैं। देखिए, आगे बढ़िए और समझिए इस बात को कि हिमालय की 3 समानांतर श्रृंखलाएँ हैं। उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर हम चर्चा करें मेरे भाई, तो ध्यान रखिए, महान हिमालय या हिमाद्री यह सबसे उत्तर में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जैसे माउंट एवरेस्ट इसी में है। उसके बाद मध्य हिमालय या हिमांचल यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल जैसे शिमला, मनाली यहीं स्थित है। और शिवालिक यह सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। बात समझ में आ रहा है? हिमालय का मतलब होता है मेरे भाई, हिम का मतलब बर्फ और आलय का मतलब घर, यानी बर्फ का घर, बर्फ से ढका हुआ चादर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि भारत की नदियों और तटीय मैदानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। कथन पहला है
कि नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर में गिरती है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। कथन दूसरा है कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। कथन तीसरा है कि सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा अरब सागर के मुहाने पर बनाया जाता है। अब आपको ये बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर हम सत्य कथन की बात करें तो आपका विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी पहला और दूसरा कथन सत्य है, लेकिन हमारा तीसरा कथन गलत है। क्यों गलत है, तो आइए हम चर्चा करते हैं मेरे भाई। तीसरा कथन इसलिए गलत है कि विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में बनाई जाती है, यानी बे ऑफ बंगाल के मुहाने पर बनाया जाता है, ना कि अरब सागर के मुहाने पर। इसलिए हमारा कथन ये गलत हो गया। बात समझ में आ रहा है? देखिए मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझिए कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं, तो जो प्रमुख नदियां हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, उसमें एक आपका महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये नदियां मेरे भाई पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। और वहीं इस डेल्टा की आकृति, अगर बात करें सुंदरवन डेल्टा की, तो मेरे भाई इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष बहुत आयत में पाए जाते हैं, बहुत अधिक संख्या में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। इसकी खास विशेषता ये है मेरे भाई कि ये खरे पानी में जीवित रहते हैं। जो सुंदरी वृक्ष हैं वो खरे पानी में जीवित रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सुंदरी वृक्ष की वजह से इसका नाम सुंदरवन पड़ा है मेरे भाई, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारत के भौतिक स्वरूपों से जुड़े हुए सही जोड़ों का मिलान कीजिए। अब आपके सामने ये ए बी सी और डी 4 जोड़े दिए गए हैं। अब आपको इनको जो सही है उसको मिलान कर देना है। अब उसके बाद विकल्प है, ये 4 कूट दिए हैं, कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। बताइए मेरे भाई। ध्यान रखिए, जब आप इसका मिलान करेंगे तो महान हिमालय जो है वो हिमाद्री से जाके मिलेगा, यानी ए मिलेगा 2 से, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आपका मिलेगा त्रिभुजाकार आकृति से, यानी जो बी है वो किससे मिलेगा? 3 से, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी घाट जो है, तो पश्चिमी घाट जाके मिलेगा सह्याद्री से, तो सी हो जाएगा 4, ठीक है ना। और थार का मरुस्थल है वो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी जो डी है वो मिलेगा मेरे भाई 1 से, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से समझिए, महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। किसके नाम से जाना जाता है? जो हिमालय है उसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति त्रिभुज आकार है, ठीक है ना। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और थार मरुस्थल भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक शुष्क और गर्म मरुस्थल है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता यह है कि यह क्षेत्र खनिजों जैसे कोयला, लौह अयस्क प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। साथियों, सवाल पूछा जाए कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली कहने में कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिमी बनाम पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट का विस्तार लगभग सतत है, जबकि पूर्वी घाट का घाट बीच बीच में टूटा हुआ है और असमान है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि गांव के प्रशासन में पटवारी यानी लेखपाल के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पटवारी का मुख्य काम जमीन को मापना और जमीन का रिकॉर्ड यानी खसरा आदि रखना होता है। दूसरा कथन है कि किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना और सरकार को खेत की फसलों की जानकारी देना भी पटवारी का दायित्व है।
तीसरा कथन है कि पटवारी केवल एक ही गांव का काम देखता है, वह एक से अधिक गांवों का प्रभार कभी नहीं संभाल सकता। अब उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। देखिए मेरे भाई, अगर सत्य कथन की बात करें तो विकल्प ए हमारा ठीक हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा कथन हमारा सही है। बाकी तीसरा कथन हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है, तो आइए हम समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। देखिए, एक पटवारी जो है ना, आमतौर पर एक या एक से अधिक गांवों का रिकॉर्ड रखता है। वह कई गांवों का प्रभार ले सकता है, कई गांवों का काम एक साथ देख सकता है, इसलिए विकल्प तीसरा हमारा गलत है। आपके एनसीईआरटी में कुछ चर्चा किया गया है, आप उसे भी जान लीजिए। पटवारी चर्चा ये किया गया है, एक छोटे से बॉक्स में बताया गया है कि पटवारी को अन्य जगहों पे किन किन नामों से जाना जाता है। तो पटवारी के कुछ अलग अलग नाम हैं, जैसे उन्हें लेखापाल भी कहा जाता है, उन्हें राजस्व कर्मचारी भी कहा जाता है, उन्हें ग्रामीण अधिकारी भी कहा जाता है, उन्हें कानूनगो भी कहा जाता है। तो ये सभी पटवारी के नाम हैं। पटवारी द्वारा रखे गए जमीन के रिकॉर्ड्स और उसके काम का निरीक्षण तहसीलदार द्वारा यानी राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बताएंगे आप लोग, पुलिस थाने और जमीन संपत्ति से जुड़े विवादों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। पहला कथन है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी पुलिस थाने में जाकर अपने गांव की चोरी यानी एफआईआर दर्ज करा सकता है। दूसरा कि प्रत्येक पुलिस थाने का एक निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र होता है जो उसके प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है। तीसरा कि पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी यानी एसडीएम कहलाता है। चौथा कि जमीन से जुड़े मामलों में पुलिस को हस्तक्षेप या जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। अब आपको ये बताना है कि कौन से कथन इसमें सत्य है। मेरे भाई ध्यान रखिए, विकल्प बी आपका सही है, यानी प्रत्येक पुलिस थाने का एक निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र होता है जो उसके प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, बाकी के सभी कथन गलत क्यों है मेरे भाई? तो ध्यान रखिए, पहला कथन इसलिए गलत था क्योंकि घटना जिस थाने के कार्यक्षेत्र में आती है, प्राथमिक रिपोर्ट यानी एफआईआर वहीं दर्ज होती है। दूसरा कथन गलत क्यों था, क्योंकि थाने के प्रभारी अधिकारी को एसएचओ कहा जाता है, ठीक है ना, थाना प्रभारी कहा जाता है, ना कि एसडीएम कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तीसरा डी क्यों गलत था, क्योंकि जमीन विवाद में यदि शांति भंग हो या मारपीट हो या आपराधिक गतिविधि हो तो पुलिस को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ में ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर हम एफआईआर की बात करें कि एफआईआर क्या है, तो एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। इसमें क्या होता है मेरे भाई कि पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर लिखित रूप में दर्ज की जाने वाली यह एक पहली प्रक्रिया होती है जिसे एफआईआर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। प्रश्न ये कह रहा है मेरे भाई कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कि यह कानून केवल भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। दूसरा कि इस कानून के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी मां को पारिवारिक जमीन यानी संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलता है। तीसरा कि यह कानून केवल उन ग्रामीण परिवारों पर लागू होता है जिनके पास 10 एकड़ से अधिक जमीन है। चौथा कि इस कानून के तहत बेटियों को केवल विवाह के समय मिला सामान लेने का अधिकार है, जमीन का अधिकार नहीं है। अब आपको ये बताना है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी है, यानी इस कानून के अनुसार ये कानून ये कहता है कि बेटे बेटियों माँ सभी का उस पारिवारिक जमीन संपत्ति पे सभी का बराबर का हिस्सेदारी होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यह कानून भारत के सभी राज्यों में लागू है, ना कि केंद्र शासित प्रदेशों में। साथियों, सभी हिंदू सिख बौद्ध जैन धर्म के मानने वाले लोगों पर यह कानून पूरी तरह से लागू है और यह केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है, साथ में सभी राज्यों में भी लागू है। इसका उद्देश्य ये है ना कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और लैंगिक समानता को लाना। साथियों, 2005 के संशोधन से पहले कई राज्यों में कृषि भूमि के उत्तराधिकार में बेटियों को बेदखल रखा जाता था,
जिसे इस अधिनियम द्वारा खत्म कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है मेरे भाई कि राजस्व प्रशासन में तहसीलदार के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन एक है कि वह पटवारियों के काम का निरीक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जमीन के रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं। दूसरा कि विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट निर्गत करने का कार्य भी तहसीलदार कार्यालय द्वारा देखा जाता है। और तीसरा कि वह जमीन से जुड़े विभिन्न विवादों और मामलों की सुनवाई करता है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही कथन ऑप्शन नंबर डी है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। हमारे सभी कथन क्या हैं, बिल्कुल सत्य हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे भाई, ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को ही बेस बना करके सीटेट एग्जाम में सीबीएसई प्रश्न करता है। साथियों, अगला प्रश्न गौतम बुद्ध से संबंधित है और प्रश्न ये है कि गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो जैसा कि हम सभी ने पढ़ा है कि सारनाथ विकल्प बी सही है मेरे भाई। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसे प्रथम उपदेश देने को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया है। ठीक है ना, क्या धर्म चक्र प्रवर्तन। देखिए, भगवान बुद्ध की अगर हम बात करें तो इन्हें ज्ञान प्राप्ति, इनका जन्म होता है लुम्बिनी, जो नेपाल में स्थित है, बुद्ध का जन्म स्थल है। बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान यानी संबोधि प्राप्त हुआ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। यहाँ प्रसिद्ध धमेख स्तूप स्थित है। वहीं कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका निधन हुआ, तो यह महापरिनिर्वाण स्थली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि भारत के द्वीप समूहों के संदर्भ में सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म आपको बताना है। तो देखिए, सही युग्म हो जाएगा विकल्प सी, यानी लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीप है, ये सही विकल्प हो जाएगा। बाकी का विकल्प गलत हो जाएगा। क्यों गलत है, तो आइए समझिए कि लक्षद्वीप समूह अरब सागर में केरल के तट से दूर स्थित है। ठीक है ना, इसलिए कथन सी सही है। यह छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकालों से बना प्रवाल द्वीप है। वहीं मेरे भाई, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये जलमग्न पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपरी भाग हैं, इसलिए बाकी के सभी कथन हमारे क्या हैं, गलत हो जाते हैं और विकल्प सी हमारा सही है। साथियों, प्रवाल क्या है तो इसको समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। प्रवाल छोटे समुद्री जीवों के कंकाल हैं, जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। देखिए, प्रवाल क्या होते हैं, छोटे समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं, जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। जब पॉलिप मरते हैं तो उनके ठोस कंकाल बच जाते हैं और अन्य पॉलिप उनके ऊपर उगते हैं, जिससे विशाल प्रवाल द्वीप बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा साथियों। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा कि मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, पहला कथन है कि पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। दूसरा कि तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांतीय केंद्रों पर अक्सर मौर्य राजकुमारों को राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। तीसरा कि मौर्य शासक केवल नदियों और सड़कों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, जो आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। तो देखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारे सभी कथन बिल्कुल सही हैं। ध्यान रखिएगा, सभी कथन क्या है, सही हैं। साथियों, साथ में एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज एग्जाम में पूछा जाता है। यह यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी एक पुस्तक है इंडिका, जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी देती है। तो ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा है कि अशोक के धम्म में किसी देवी देवता की पूजा या बलि चढ़ाने की अनिवार्यता नहीं थी। दूसरा कि अशोक ने अपनी प्रजा को शिक्षा देने के लिए धम्म महामत्त नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। तीसरा कि अशोक ने सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए संदेशवाहक भेजा। अब मेरे भाई ध्यान रखिएगा,
कि अगर सही विकल्प की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा हमारे सभी कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं मेरे भाई। साथ में ध्यान रखिएगा कि भारत की आधुनिक अधिकतर लिपियां यह ब्रह्म लिपि से ही सभी विकसित हुई हैं। साथियों, सारनाथ स्तंभ की अगर बात करें तो अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए विशाल स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बने हुए हैं, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि भारत की जलवायु और मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि किसी स्थान पर लंबे समय तक लगभग 30 से 35 वर्षों में पाई गई मौसम की औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं। दूसरा कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और तीसरा कि मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसिम से बना है, जिसका अर्थ मौसम होता है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसके सभी कथन सत्य हैं, यानी विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे ये जो तीनों कथन हैं, तीनों सही हैं। देखिए मेरे भाई, विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है ना, वो मेघालय में मासिन राम में होती है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा यहीं होती है। साथियों, ग्रीष्म ऋतु के दिन में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को हमारे यहाँ लू कहा जाता है। हमारे यहाँ मीन्स हम लोगों के भारत में ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय चलने वाली शुष्क और गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताइए, एक तरफ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, दूसरे तरफ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, फिर उसके बाद कंटीली झाड़ियाँ हैं, और आपको ये बताना है कि कौन किससे मिलेगा या कौन सही है, ये बताना है आपको। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा हमारे तीनों सही हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है, जैसे आबनुश, महोगनी, ठीक है ना। वहीं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जिसे मानसूनी वन भी कहते हैं, जैसे साल, सागौन, पीपल, नीम। वहीं कटीली झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, ठीक है ना। तो ये सभी आपके सही हैं, ध्यान रखिएगा। सदाबहार वन ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत भारी वर्षा होती है। ये वन इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता। इस साल के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए हमेशा हरे भरे दिखते हैं। यही कारण है कि इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। पतझड़ और मानसूनी वन भारत के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं। ये वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जो पतझड़ कहलाता है। वहीं कटीली झाड़ियाँ ये राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेशों में पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। वहीं अगर हम बात करें मैंग्रोव वन की, तो ये ध्यान रखिएगा, यह वन खरे पानी में रह सकते हैं, जैसे सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है, तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। सुंदरी मैंग्रोव वनों की प्रसिद्ध प्रजाति है, ये ध्यान रखेंगे। हिमालय की ढलानों पर यानी 1500 मीटर से लेकर के 2500 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे चीड़, देवदार। ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें पर्वतीय वन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि नगर प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बड़े शहरों का प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम और छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। दूसरा कथन है कि शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है। तीसरा कि नगर निगम के प्रशासनिक प्रमुख आयुक्त की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, जबकि पार्षद जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। देखिए मेरे भाई, इसके सभी कथन सत्य हैं, तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, नगर निगम के आय की स्रोत की बात करें तो नगर निगम सड़कों, पानी, मकान, मनोरंजन, दुकान, इनके संपत्ति पर टैक्स लगाकर धन इकट्ठा करता है। साथियों, 1994 में सूरत की शहर में भयंकर प्लेग फैला था, जिसके बाद नगर निगम द्वारा बहुत
कड़ाई से सफाई व्यवस्था की गई और बाद में सूरत भारत की सबसे साफ शहरों में गिना जाने लगा। ये ध्यान रखेंगे। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि अशोक के शिलालेखों और उनकी भाषा लिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। दूसरा कि उत्तर पश्चिम भारत में मिले अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी, अरमी और यूनानी लिपियों में भी पाए गए हैं। तीसरा कि अशोक भारत के ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपने संदेश पहुंचाए। अब इसमें कौन से कथन सत्य हैं? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसके सभी कथन सही हैं। विकल्प डी हमारा सही हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रीवियस में पूछा गया है तो आप इसे नोट कर लीजिए। देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया है अशोक को। अशोक के अभिलेखों में उन्हें प्रायः देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी जैसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, अगर हम बात करें अशोक के ब्राह्मी लिपि वाले अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है 20 नंबर और आपको ये बताना है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और कर प्रणाली के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं यानी कि गलत हैं। तो देखिए, पढ़िए विकल्प और बताइए कौन से असत्य हैं। साथियों, अगर हम बात करें असत्य कथन की तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मौर्य साम्राज्य में कर केवल नगद रूप में लिया जाता था, वस्तुओं के रूप में लेने की सख्त मनाही थी। तो ये बात बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ध्यान रखिए। मौर्य साम्राज्य में कर नगद और वस्तु दोनों रूपों में लिया जाता था। किसानों से अनाज, पशुपालकों से पशु या उनके उत्पाद जैसे दूध, दही, और जंगलों के लोगों से कच्चा माल कर के नजरानों के रूप में लिया जाता था, जैसे लकड़ी, फल, फ्रूट। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अच्छा, मौर्य काल में आहत सिक्के प्रचलन में थे, जो चांदी और तांबे के बने होते थे। आहत सिक्के, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21 और आपको बताना है। प्रश्न है कि भारत के ऋतुओं और उनके समय चक्र के संबंध में सही जोड़े का मिलान कीजिए। पढ़िए और बताइए। देखिए मेरे भाई, सही जोड़े हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि आपका जो ए है यानी शीत ऋतु है, उसका मिलान दिसंबर से फरवरी के बीच में हो जाएगा। जो ग्रीष्म ऋतु है वह 3 मार्च से मई के बीच में हो जाएगा, मार्च से मई के बीच में हो जाएगा। और शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी के बीच में। फिर से इसको एक बार समझ लीजिए, एक तरफ ये दिया है, दूसरे तरफ मिलान करना है। ठीक है ना, तो पहला यानी शीत ऋतु का मिलान हो जाएगा दिसंबर से फरवरी। ग्रीष्म ऋतु का मिलान हो जाएगा मार्च से मई। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा का मिलान हो जाएगा आपका मध्य जून से सितंबर। और दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने का जो मौसम है उसका जो मिलान हो जाएगा वो अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, आइए देखिए, शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक होती है। इसमें होता क्या है, ठंडी और शुष्क हवाएं चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक होती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तापमान अधिक रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से पौने स्थल की ओर बहती हैं। और मानसून के लौटने का समय तो अक्टूबर से नवंबर पौने स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर लौटती हैं, जिससे तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट पर वर्षा होती है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, भारत के अधिकांश भाग में वर्षा जून से सितंबर में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लेकिन तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मुख्य वर्षा मानसून के लौटने के समय अक्टूबर से नवंबर में होती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखेंगे, प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गुजरात का गिर जंगल एशियाई शेरों का प्राकृतिक निवास स्थान है। दूसरा कि असम के काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अब उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। मेरे भाई, सभी कथन सही हैं, विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे भाई, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। वहीं असम का काजीरंगा एक सींग वाले गेंडों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और वन्य जीवों के संरक्षण और जागरूकता के लिए अक्टूबर का जो प्रथम सप्ताह होता है मेरे भाई, उसे वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसे आप ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय पशु और पक्षी की बात करें तो आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा और राष्ट्रीय पक्षी मोर। इसमें कोई बहुत बड़ी बात जानने वाली नहीं है। जानने वाली बात तो ये है कि साइबेरियन क्रेन और स्टार्क फ्लेमिंगो आदि पक्षी प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु में साइबेरिया से भारत आते हैं और मार्च में वापस लौट जाते हैं। इन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न आपके सामने है, बताइए। प्रश्न कह रहा है कि नगर निगम और कार्यों की उसकी वित्तीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन पढ़िए, विकल्प आपके सामने है। देखिए, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, और दूसरा विकल्प ये आपका सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और जवाब भी देना है। प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत में तमिल क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब आपको बताना है। कह रहा है कि वेल्लार गांव के बड़े भूस्वामी होते हैं, उझवार साधारण हलवाहे या किसान होते हैं, और कड़ैसियार या अडमई भूमिहीन मजदूर और दास होते हैं। उपरोक्त में से सही युग्म सुमेलित करें। देखिए मेरे भाई, सही युग्म ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा हमारे सभी युग्म बहुत परफेक्ट हैं, सही हैं। तमिल भाषा के प्राचीन ग्रंथ संगम साहित्य के अनुसार, अच्छा पहली बात तो ये ध्यान रखिए, संगम साहित्य तमिल भाषा का एक बहुत पुराना और प्राचीन प्रतिष्ठित ग्रंथ है। उसके अनुसार तमिल क्षेत्र के गांवों में मुख्य रूप से 3 वर्ग के लोग रहते थे। बड़े और समृद्ध जमींदारों को बेल्लार कहा जाता था। छोटे व साधारण खेती करने वाले हलवाहों को उझवार कहा जाता था, और भूमिहीन खेत मजदूर और दासों को, जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती थी, उन्हें अडमई या कड़ैसियार कहा जाता था। वहीं मेरे भाई, ग्राम भोजक कहा जाता था। उत्तर भारत के गांव में सबसे बड़े भूस्वामी ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद अक्सर वंशानुगत होता था और राजा कर वसूलने के लिए इसी की मदद लेते थे। गृहपति, उत्तर भारत में छोटे स्वतंत्र किसानों को गृहपति कहा जाता था। संगम साहित्य, जो तमिल भाषा का प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा गया है, जिसकी रचना मदुरई के कवियों के द्वारा उन कवियों के सम्मेलन में हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि भारत की भौगोलिक सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कि भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों से लगती है, जबकि श्रीलंका और मालदीव हमारे समुद्री पड़ोसी देश हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि पाक जल संधि भारत को म्यांमार से अलग करती है। तीसरा, कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है। देखिए मेरे भाई, अब आपको सत्य विकल्प बताना है, सही आंसर देना है। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल पहला और तीसरा कथन हमारा सही है, बाकी दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेरे भाई, ये ध्यान रखिए कि जो पाक जल संधि है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है ना। बाकी के हमारे सभी कथन सही हैं। अगर हम बात करें भारत का मानक समय, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लिया गया है, जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। वहीं भारत के प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे बांटा गया है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि ग्रामीण आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। असत्य कथन बताना है, पढ़िए और बताइए। देखिए, असत्य कथन है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा असत्य हो जाता है, यानी खेतीहर मजदूरों को खेतों में वर्ष भर निरंतर रोजगार प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये एक बात बिल्कुल गलत है मेरे भाई। वर्ष भर उनके पास काम नहीं रहता है, इसीलिए तो पलायन करते हैं बाहर।
अगर हम बात करें गैर कृषि कार्य की, तो आप सभी जानते हैं गांव में बहुत से लोग खेती के अलावा पशुपालन, डेयरी, मछली पकड़ने, टोकरी बुनने, मिट्टी के बर्तन बनाने और व्यापार जैसे गैर कृषि कार्यों से भी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा कि प्राचीन भारत में प्रयुक्त आहत सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि ये भारत के सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं जो लगभग 500 वर्षों तक प्रचलन में रहे। दूसरा कि इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि धातु के टुकड़ों या चादरों पर ठप्पे लगाकर प्रतीक उकेरे जाते थे। तीसरा कि ये सिक्के केवल सोने और कांसे के बनाए जाते थे, चांदी का प्रयोग पूरी तरह वर्जित था। अब कौन से विकल्प सही हैं ये बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी पहला और दूसरा कथन मात्र हमारा सही है, तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आहत सिक्के मुख्य रूप से चांदी और तांबे के बनाए जाते थे, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आहत सिक्के की आकार की, तो इसका आयतकार, वर्गाकार या गोलाकार आकृति होते थे, ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारत के भौगोलिक स्वरूप से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम भाग में पश्चिम घाट और पूर्वी भाग में पूर्वी घाट स्थित है। कारण है कि पश्चिम घाट का विस्तार सतत है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, देखिए और बताइएगा कि प्राचीन भारतीय नगरों और उनकी व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अरिकामेडु यानी पुद्दुचेरी एक प्राचीन तटीय बंदरगाह था जहां से भूमध्य सागरीय क्षेत्र जैसे रोम के साथ व्यापार होता था। दूसरा कि अरिकामेडु से एम्फोरा जैसे 2 हत्थे लगे बर्तन और एरेटाइन जैसे इटली के मोहरे लगे लाल चमकदार बर्तन प्राप्त हुए हैं। तीसरा कि मथुरा लगभग 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है जो बेहतरीन मूर्तियां बनाने का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, यानी हमारे सभी विकल्प बिल्कुल ठीक हैं, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है कि भारत के तटीय मैदानों और द्वीप समूहों से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है कि भारत का पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरा है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा और समतल है। दूसरा कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और तीसरा कि सुंदरबन डेल्टा के मुहाने पर केवल मीठे पानी की मछलियां पाई जाती हैं और यह चक्रवातों से पूरी तरह सुरक्षित क्षेत्र है। अब देखिए, इसका सही जो उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए है, यानी पहला और दूसरा कथन हमारा सही है, बाकी तीसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सुंदरबन डेल्टा बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर है जहां समुद्र का खारा पानी और नदियों का मीठा पानी मिलता है। यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से अत्यधिक प्रभावित होता है, सुरक्षित यह नहीं है। ठीक है ना। प्रवाल द्वीप आपने जाना कि अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह प्रवाल यानी छोटे समुद्री जीवों के कंगाल से बना द्वीप समूह है। वहीं डेल्टा मेरे भाई समुद्र में गिरने से पहले बनाई गई त्रिकोणीय भू आकृति को डेल्टा कहा जाता है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये है कि शहरी आजीविका और रोजगारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो देखिए मेरे भाई, इसका सत्य कथन ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, साथ में ध्यान रखिए कि एक केंद्रीय कार्यालय होता है जहां उपभोक्ताओं की सेवाओं और उत्पादों या समस्याओं से जुड़ी जानकारी फ़ोन या इंटरनेट से दी जाती है, ऐसे को हम कॉल सेंटर कहते हैं। साथियों फुटपाथ किसे कहते हैं? तो हाल के वर्षों में कानून द्वारा रेहड़ी पटरी वालों के अधिकार को स्वीकार करते हुए शहरों में उनके लिए वेडिंग जोन तय करने की पहल की गई, जिसे फुटपाथ कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में व्यापार और व्यापारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए और बताइए सही उत्तर कौन सा होगा। देखिए मेरे भाई,
पहला कथन कह रहा है कि दक्षिण भारत सोना, मसाले, विशेषकर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा कथन कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्ची की इतनी अधिक मांग थी कि इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था। तीसरा कि व्यापारी इन सामानों को केवल समुद्री जहाज़ों द्वारा ही रोम भेजते थे, थल मार्ग का प्रयोग पूरी तरह बंद था। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा हमारा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि व्यापारी जहाज़ों के माध्यम से समुद्र के रास्ते तथा काफिलों के साथ थल मार्ग के रास्ते दोनों से सामान रोम ले जाए जाते थे, ये ध्यान रखिएगा। वहीं दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, जो उस समय के समृद्ध रोम व्यापार को सिद्ध करते हैं। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये बताना है। तो ध्यान रखिए, जो सही नहीं है वो विकल्प डी है, यानी मैग्रोव वन, चिड़, देवदार और स्प्रूस नहीं होते हैं। मैग्रोव वन किस प्रकार के वन होते हैं बताइए। देखिए मेरे भाई, मैग्रोव वनों की जो मुख्य प्रजाति है वह है सुंदरी, जो खारे पानी में जीवित रहती है, सुंदरी के वृक्ष। पतझड़ वन और मानसूनी वन ये भारत के सबसे बड़े भूभाग में फैले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 34 और ये बताना है कि चीन से निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और ये बताना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट और उसके प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ये बताइए। पहला कथन है कि चीन से पैदल, घोड़े या ऊंटों पर यात्रा करने वाले लोग अपने साथ रेशमी कपड़े ले जाते थे। जिस मार्ग से वे यात्रा करते थे वह सिल्क रूट कहलाया। दूसरा कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो कुषाण थे, जिन्होंने इस मार्ग से गुजरने वाले व्यापारियों से कर यानी टैक्स और उपहार प्राप्त किए। तीसरा कि कुषाणों के शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने में बंदरगाहों तक जाती थी, जहां से जहाज़ों द्वारा रेशम रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सभी कथन हमारे बिल्कुल सत्य हैं, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, कनिष्क कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, जिसने चौथे बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर यानी कुंडल वन में करवाया था, ये ध्यान रखिएगा। और भारतीय महाद्वीप में सबसे बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण शासक ही थे, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि भारत की जलवायु और मानसून की विशेषताओं के संदर्भ में कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। कथन है, भारत में मानसून के लौटने के मौसम शरद ऋतु में पौने स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। कारण है कि इस दिशा परिवर्तन के कारण इस ऋतु में भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा होती है। तो दोनों कथन हमारे सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है मेरे भाई, यानी कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो जून से सितंबर के दौरान पौने समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं और पूरे भारतवर्ष में ग्रीष्मकालीन वर्षा लाती हैं। साथियों, क्षेत्रीय विभिन्नता, जहां राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर अत्यंत गर्म और शुष्क हैं, वहीं लद्दाख का द्रास और कारगिल अत्यंत ठंडा यानी बर्फीला क्षेत्र है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बताइए, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि नागरिक शास्त्र के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों और सुरक्षा से जुड़े निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है कि भारत में छोटे किसानों को प्रायः बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए व्यापारियों या साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता है। दूसरा कथन है कि नाबार्ड और सहकारी समितियां केवल बड़े उद्योगपतियों को ऋण देती हैं, ग्रामीण क्षेत्र से इनका कोई संबंध नहीं। तीसरा कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों के परिवार मानसून के 4 महीनों यानी प्रजनन काल के दौरान समुद्र में नहीं जाते, जिससे उन्हें उन महीनों में उधारी पर निर्भर रहना पड़ता है। अब कौन से विकल्प सही हैं, तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, यानी पहला और तीसरा कथन सही है।
दूसरा कथन सही नहीं है। देखिए, दूसरा कथन क्यों सही नहीं है? क्योंकि सहकारी समितियां और नाबार्ड मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों और स्वयं सहायता समूहों को सस्ता ऋण देने के उद्देश्य से कार्य करती है। साथियों, साथ में ध्यान रखिएगा कि कैटामेरन तटीय गांवों में मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक खास तरह की छोटी नाव को कैटामेरन कहा जाता है। सीढ़ीदार खेती की अगर हम बात करें तो मेरे भाई, नागालैंड के जिजामी गांव में चखेसांग समुदाय के लोग पहाड़ों की ढलानें काटकर सीढ़ीदार खेत बनाते हैं ताकि पानी रुका रहे और चावल की खेती हो सके। उसे सीढ़ीदार खेती कहते हैं, जो नागालैंड में होती है। जिजामी गांव में चखेसांग समुदाय के लोग ये कार्य करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है, बताइएगा कि प्राचीन बौद्ध साहित्य और भक्ति आंदोलन की शुरुआत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिए मेरे भाई, असत्य कथन की बात करें तो विकल्प डी असत्य है, यानी भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोगों ने केवल उच्च जातियों के पुरुषों और ईश्वर की पूजा का अधिकार दिया, महिलाओं शूद्रों को इससे बाहर रखा। ये गलत बात है, विकल्प डी हमारा गलत है, ध्यान रखिए। साथ में ध्यान रखिएगा कि प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान और वेनसांग और आइक्विंग बौद्ध धर्म के ग्रंथों और शेषों को एकत्र करने भारत आए थे, ध्यान रखेंगे। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत के वन्य जीवों और उनके संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताइए। देखिए मेरे भाई, सही युग्म की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, यानी एशियाई शेर गिर के राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ठीक है ना। वहीं एक सिंह वाले गेंडे असम के काजीरंगा और मानस वनों में पाए जाते हैं। तीसरा, जंगली गधा कच्छ के रन यानी गुजरात में। तो सभी विकल्प हमारे सही हैं। ध्यान रखिए, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर बाघों को बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, ये ध्यान रखिएगा। हिमालयी वन्यजीव की बात करें तो जंगली बकरी, हिम तेंदुए और भालू मुख्य रूप से हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि प्राचीन भारत में चित्रकला और वास्तुकला के संदर्भ में अजंता की गुफाओं से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अजंता वह स्थान है जहां पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई, जिसमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। दूसरा कि इन गुफाओं के भीतर घने अंधेरे में मसालों की रोशनी में चित्र बनाए गए थे, जिनके रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं और ये पौधे और खनिजों से बनाए गए। तीसरा कि अजंता की गुफाओं के चित्र बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकारों के नाम इन गुफाओं के शिलालेखों पर मुख्य रूप से अंकित हैं। देखिए मेरे भाई, सत्य कथन की बात करें तो हमारा सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं, बाकी के कथन क्या हैं? गलत हैं। आगे बढ़िए आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि प्राचीन भारतीय विज्ञान और साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्यभट्टियम लिखे हैं, जो खगोल शास्त्र और गणित यह बताता है कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से होते हैं। दूसरा, चरक संहिता लिखे हैं, चिकित्सा शास्त्र और जड़ी बूटियों पर प्रसिद्ध पुस्तक है। तीसरा, सुश्रुत संहिता लिखे हैं, जो शल्य चिकित्सा की विस्तृत विधियों का वर्णन करते हैं। अब सही विकल्प बताना है। ध्यान रखें मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा हमारे ये सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं, ध्यान रखिए। वहीं शून्य की अगर आविष्कार की बात करें तो भारत के गणितज्ञों ने शून्य की खोज की, जिसके बाद गिनती की दशमलव प्रणाली पूरे विश्व में फैली। वहीं कागज के आविष्कार की बात करें तो चीन में लून नामक व्यक्ति ने 1900 वर्ष पूर्व कागज का आविष्कार किया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सभी प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के अध्याय 8, 9 और 10 से लिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, ये प्रयास हमारा कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।